एकनाथ शिंदे के गुट के शिवसेना से बागात कर महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल ला दिया था। महाराष्ट्र के सत्ता संघर्ष पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जल्द आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदलेगा महाराष्ट्र की सियासत, खतरे में शिंदे की कुर्सी। जाने क्या है मामला, स्पेशल रिपोर्ट में। महाराष्ट्र की सियासत में घमासान छिड़ा है और सीएम एकनाथ शिंदे की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि अगर सीएम शिंदे की कुर्सी जाती है तो अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस, सुप्रिया सुले, जयंत पाटिल और राधाकृष्ण विखे पाटिल में से कोई एक इस कुर्सी पर बैठ सकता है। ऐसे में महाराष्ट्र में एक अनार और 5 बीमार जैसी स्थिति पैदा हुई है। महाराष्ट्र के सत्ता संघर्ष पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ अपना फैसला किसी भी वक्त सुना सकती है। एकनाथ शिंदे ने 40 शिवसेना विधायकों के साथ ही की गई बगावत महाराष्ट्र के राजनीतिक इतिहास में सबसे बड़ी बगावत कही जाती है। शिंदे के इस कदम और हिम्मत ने उन्हें पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेहद करीब पहुंचा दिया। बीजेपी और शिंदे के करीबी सूत्रों बताते हैं कि शिंदे और अमित शाह के बीच शानदार ट्यूनिंग है। ऐसे में शिंदे की छुट्टी होने की खबर भले ही राजनीतिक गलियारों में हो रही है, लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद भी शिंदे को विधान परिषद का सदस्य बनाकर सीएम बनाया जा सकता है। अगर कोर्ट का फैसला सीएम शिंदे के पक्ष में नहीं आया तो उनकी कुर्सी जाना तय है। पिछले कुछ हफ्तों से 5 नेताओं को ही भावी सीएम बताया जा रहा है और इनके पोस्टर भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये होर्डिंग बिना नेताओं के आशीर्वाद से लग रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटी। पार्टी की प्रत्याशी शैली ओबरॉय एक बार फिर दिल्ली की मेयर बन गई है। उनके अलावा मोहम्मद इकबाल को भी डिप्टी मेयर पद के लिए निर्विरोध चुन लिया गया है, क्योंकि बीजेपी की ओर से मेयर और डिप्टी मेयर के प्रत्याशियों ने चुनाव से पहले अपना नाम वापस ले लिया। कांग्रेस ने क्यों किया चुनाव का बहिष्कार, क्यों भाजपा रेस में से हुई बाहर, देखते हैं रिपोर्ट में। आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट शैली ओबरॉय और मोहम्मद इकबाल दिल्ली के मेयर और डिप्टी मेयर बन गए हैं। उन्हें दूसरे साल के लिए निर्विरोध चुन लिया गया है, क्योंकि बीजेपी के दोनों कैंडिडेट शिखा राय और सोनी पांडे ने चुनाव के एन पहले अपना नामांकन वापस ले लिया था। बीजेपी की ओर से आरोप लगाया गया था कि आम आदमी पार्टी संविधान के तहत काम नहीं कर रही है। हमारे सभी प्रयास के बावजूद आम आदमी पार्टी स्थायी समिति और वार्ड समितियों का गठन नहीं होने दे रही है, जिसकी वजह से नगर निगम की कोई कार्य नहीं हो पा रहा है। पिछली बार मेयर चुनाव के लिए 4 बार सदन बुलाना पड़ा था। कांग्रेस के नवनिर्वाचित पार्षदों ने मेयर चुनाव का बहिष्कार किया था। इस दौरान कोई विरोध नहीं हुआ था और न ही किसी तरह की नारेबाजी हुई थी। मेयर चुनाव में दिल्ली के कुल 10 मनोनीत सांसदों, 14 मनोनीत विधायकों और 250 में से 241 निर्वाचित पार्षदों ने वोट किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया था। आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि सीएम केजरीवाल के घर के पास एक ड्रोन उड़ता दिखाई दिया है। उनका घर नो फ्लाई जोन में आता है। फिलहाल पुलिस अब ड्रोन उड़ाने वाले एक शख्स की तलाश में जुट गई है। देखते हैं रिपोर्ट में। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है। आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि सीएम केजरीवाल के घर के पास एक ड्रोन उड़ता दिखाई दिया है। उनका घर नो फ्लाई जोन में आता है। फिलहाल पुलिस अब ड्रोन उड़ाने वाले एक शख्स की तलाश में जुट गई है। अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में चूक का यह पहला मामला नहीं है। पिछले साल मार्च में उनके घर पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था। तब तत्कालीन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर बताया था कि कुछ असामाजिक तत्वों ने सीएम केजरीवाल के घर पर सीसीटीवी कैमरों और सिक्योरिटी बैरियर को तोड़ दिया। इसके अलावा गेट पर लगी बूम बैरियर भी तोड़ दिए गए। पुलिस ने इस मामले की जांच करते हुए करीब 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस ने पहले बताया था कि बीजेपी युवा मोर्चा ने करीब 150 से 200 कार्यकर्ताओं ने सीएम आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू किया था। यह प्रदर्शन केजरीवाल के द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर विधानसभा में दिए बयान के खिलाफ रखा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। नीतीश, ममता और अखिलेश की मुलाकात सियासत में नई गर्मी ला रहे हैं। उस पर पूर्व राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर का क्या कहना है? प्रशांत किशोर ने इस मुलाकात को लेकर किस पर निशाना साधा, आइए देखते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर विपक्षी एकता को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। इस सिलसिले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से मुलाकात की। सीएम नीतीश के साथ बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे।
इस पर पूर्व राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने जेडीयू नेता नीतीश कुमार की विपक्षी नेताओं से मुलाकातों को लेकर उन पर निशाना साधा है। जन सुराज के अध्यक्ष प्रशांत किशोर ने संवाददाता सम्मेलन में लालू प्रसाद यादव, ममता बनर्जी एन चंद्रबाबू नायडू, कांग्रेस से लेकर अखिलेश यादव पर निशान साधा है। किशोर ने एक सवाल के जवाब में कहा, हम याद दिला देते हैं कि 2019 में आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू इसी भूमिका में थे, जिस भूमिका में इस समय नीतीश कुमार आने का प्रयास कर रहे हैं। नीतीश कुमार के 42 विधायक है, उनकी लंगड़ी सरकार है। प्रशांत किशोर ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू तब आंध्र प्रदेश में बहुमत की सरकार चला रहे थे, वो पूरे देश का दौरा कर रहे थे। नतीजा क्या हुआ? आंध्र में उनके सांसद घटकर 3 हो गए और विधानसभा में 23 विधायक जीते और वो सत्ता से बाहर चले गए। नीतीश कुमार को बिहार की चिंता करनी चाहिए। पीके ने कहा कि जिस पार्टी के शून्य सांसद है वो देश का प्रधानमंत्री तय कर रहा है। जिस पार्टी का अपना ठिकाना नहीं वो देश की पूरी पार्टियों का एकत्रित करने का काम कर रहे हैं। नीतीश जी कोलकाता में ममता जी से मिलने गए थे। क्या ममता बनर्जी कांग्रेस से लड़ने के लिए तैयार हो गई है? वो लालू और नीतीश की पार्टी को बंगाल में लड़ाने के लिए तैयार हैं? या तृणमूल कांग्रेस को बिहार में लालू नीतीश एक भी सीट देंगे? किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार हमसे ज्यादा ममता बनर्जी को जानते हैं। नीतीश को बंगाल में कौन पूछता है? बता दें कि पिछले दिनों सीएम नीतीश कुमार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी से मिले थे। इस कड़ी में ही वो ममता बनर्जी, अखिलेश यादव से मिले थे। नीतीश आने वाले दिनों में विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए कई नेताओं से मिलने वाले हैं। वहीं कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद 19 राजनीतिक दलों के शीर्ष नेताओं की दिल्ली में बड़ी बैठक हो सकती है। सीएम नीतीश कुमार लगातार विपक्ष के बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी एक बनाने में जुट चुके हैं। नीतीश कुमार ने तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात की है। नीतीश से मिलने के बाद अखिलेश और ममता का रुख नरम हुआ और कहा कि बीजेपी को हराने के लिए हर कोशिश का समर्थन करते हैं। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ी पार्टी है और राज्य की सत्ता पर काबिज है। वहीं समाजवादी पार्टी यूपी की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। बंगाल और यूपी में इन्हीं दोनों पार्टियों का बीजेपी से सीधा मुकाबला है। इन दोनों राज्यों में लोकसभा की 122 सीटें हैं। ममता और अखिलेश से मुलाकात के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, जो भी दल साथ आना चाह रहा है उनके साथ जल्द ही एक मीटिंग होगी। सभी दलों के साथ मिलकर चेहरा फाइनल कर दिया जाएगा। इस दौरान नीतीश ने कहा कि पीएम बनने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। ममता बनर्जी और अखिलेश यादव जिस तरह नीतीश के साथ आने को तैयार हुए हैं उससे सियासी अटकलें भी लगनी शुरू हो गई है। ममता और अखिलेश हाल ही में कांग्रेस के साथ गठबंधन के प्रस्ताव को ठुकरा चुके हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस को ठुकराने वाले अखिलेश और ममता का नीतीश कुमार से किन मुद्दों पर सहमति बनी है। आखिर 2024 के चुनाव के लिए इसका क्या नतीजा निकलेगा। नीतीश कुमार से मुलाकात में ममता बनर्जी ने कहा कि गठबंधन को लेकर हमेशा से विपक्षी दलों की मीटिंग दिल्ली में होती है और यह कांग्रेस की मीटिंग बनकर रह जाती है। इसलिए दिल्ली की बजाय इस बार पटना में सर्वदलीय बैठक बुलाया जाए। मुख्यमंत्री सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का बिगुल भी पटना से ही फूंका था। हम चाहते हैं कि सर्वदलीय बैठक पटना में ही बुलाया जाए। कांग्रेस के लिए यह एक बड़ा झटका माना जा रहा है क्योंकि 2003 के बाद से बीजेपी के खिलाफ सभी सर्वदलीय मीटिंग कांग्रेस के अध्यक्ष के आवास पर ही हुई है। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के नेता भी कई बार इस मीटिंग में शामिल रहे हैं। अब दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष के आवास को छोड़कर अगर कहीं और मीटिंग होती है तो इसका साफ मतलब है कि नया मोर्चा जो बन रहा है उसका नेतृत्व कांग्रेस के हाथों में नहीं रहने वाला है। नीतीश कुमार और कांग्रेस ने अभी इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव के चंद्रशेखर राव समेत ऐसे कई विपक्षी नेता हैं जिन्हें 2024 के चुनाव में कांग्रेस का चेहरा पसंद नहीं है। ममता और अखिलेश के बाद गठबंधन को लेकर केसीआर ने भी रुख नरम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी रहे बालेश धनखड़ को ऑस्ट्रेलिया में एक अदालत ने 5 महिलाओं से बलात्कार का दोषी पाया है। मीडिया ने उसे ऑस्ट्रेलिया के सबसे जघन्य बलात्कारियों में से एक लिखा है। कौन है बालेश धनखड़, क्या है पूरा मामला, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय जनता पार्टी के समर्थक संगठन ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष बालेश धनखड़ को सिडनी की एक अदालत ने 5 कोरियाई महिलाओं को झांसा देकर फांसने, बलात्कार करने और नशीली दवाई देकर उनके नग्न वीडियो बनाने का दोषी पाया है। कई हफ्ते चली सुनवाई के बाद सिडनी की डाउनिंग स्ट्रीट सेंटर जिला अदालत में जूरी ने धनखड़ को दोषी करार दिया।
भारत की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई करने वाला बालेश धनखड़ ऑस्ट्रेलिया में ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी संगठन का अध्यक्ष था। नवंबर 2014 में जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर आए थे तो उनके स्वागत में सभी कार्यक्रम धनखड़ की देखरेख में हुए थे। वह दिल्ली में नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण में भी बतौर मेहमान शामिल हुआ था। पूरा मामला पिछले महीने सामने आया जब मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई और सप्रेशन ऑर्डर हटा लिया गया। तब यह बात सामने आई कि पुलिस ने धनखड़ पर 5 कोरियाई महिलाओं से बलात्कार के मामले में यौन उत्पीड़न के 39 आरोप लगाए थे। धनखड़ ने अपना अपराध कबूल नहीं किया और सिडनी की एक बहुत महंगी और प्रतिष्ठित मानी जाने वाली वकील ने उसका मुकदमा लड़ा। मुकदमे के दौरान धनखड़ के अपराधों की पूरी फेहरिस्त सामने आई। जूरी को कई घंटों की ऐसी वीडियो फुटेज दिखाई गई जिनमें धनखड़ को महिलाओं के साथ यौन संबंध बनाते देखा जा सकता था, जबकि कुछ महिलाएं बेहोश प्रतीत हो रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। भारत में चीतों के पुनर्वसन के लिए किए गए प्रयासों को एक और झटका लगा। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित कुनो राष्ट्रीय उद्यान के एक नर चीते की मौत हो गई। इससे पहले एक मादा चीते की मौत हुई थी। कौन बचाएगा चीतों को, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। 7 दशक पहले भारत में चीतों को विलुप्त घोषित कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद भारत सरकार ने देश में चीतों को बसाने के लिए प्रयास शुरू किए। इसी क्रम में दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते और नाम्बिया से 8 चीते लाए गए थे। 19वीं शताब्दी से पहले तक भारत समेत एशिया में चीते अच्छी खासी संख्या में थे। चीतों की उस प्रजाति को एशियाई चीता कहा जाता था। आज यह सिर्फ ईरान में बचे है। ज्यादातर देशों में शिकार के लिए चीतों को कैद करने और उनका शिकार करने के कारण एशिया के ज्यादातर देशों से चीते लुप्त हो गए हैं। भारत में 1947 में कोरिया के राजा रामानुज प्रताप सिंह देव ने आखिरी 3 का शिकार किया। इसके 5 साल बाद 1952 में भारत में एशियाई चीतों को आधिकारिक रूप से लुप्त घोषित कर दिया गया। अब 70 साल बाद चीते भारत लाए गए, लेकिन ये अफ्रीकी चीते हैं। बीते 5 दशकों में भारत के कुछ वन्य अधिकारियों ने ईरान से एशियाई चीते लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद ही दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से चीते लाने की पहल की गई। मार्च के ही महीने में एक नामीबियाई मादा चीते ने कुनो राष्ट्रीय उद्यान में 4 शावकों को जन्म दिया था। इन चीतों को 50 दिन छोटे बाड़ों में क्वारंटाइन रखने के बाद बड़े बाड़े में शिफ्ट कर दिया गया। इसके बाद 3 मादा और 2 नर चीतों को एक बाड़े में छोड़ा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। उमेश पाल मर्डर केस में आरोपी रहे ज्यादातर लोगों को यूपीएसटीएफ मौत की नींद सुला चुकी है, लेकिन 2 आरोपी गुड्डू मुस्लिम और अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन की तलाश जारी है। कहां है शाइस्ता, देखते अपडेट अंदर की बात में। उमेश पाल मर्डर केस में आरोपी बनाई गई माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को लेकर यूपी पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। वहीं शाइस्ता की तलाश में जगह जगह दबिश दे रही यूपी पुलिस और एसटीएफ नए खुलासे कर रही है। हाल ही में यूपी पुलिस ने अतीक अहमद के घर के हेल्पर राकेश से पूछताछ की थी। राकेश से पूछताछ में यह निकलकर सामने आया कि 23 फरवरी की रात को शाइस्ता परवीन की मौजूदगी में असद समेत सभी शूटर पार्टी किए थे और 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या हो गई थी। उमेश पाल शूटआउट के बाद शाइस्ता की तलाश जारी है। उसके मददगारों से लेकर रिश्तेदारों तक पुलिस निगाह रख रही है। शाइस्ता पर 50,000 का इनाम है और जांच एजेंसियां उसकी तलाश में जगह जगह दबिश दे रही है। पुलिस ने शाइस्ता की फरारी में मदद करने वाले 7 वकीलों और 20 अन्य मददगारों को चिन्हित किया है। पुलिस का माने तो उसके मददगार उसकी आर्थिक तौर पर भी मदद कर रहे हैं, तो वहीं एसटीएफ और प्रयागराज पुलिस की टीमें लगातार छापेमारी कर रही है। शाइस्ता पर कुल 4 मामले दर्ज है, जिनमें से धोखाधड़ी से जुड़े 3 मामले 2009 में दर्ज हुए थे। शाइस्ता पर उमेश पाल हत्याकांड का चौथा केस 25 फरवरी को धुमनगंज थाने में दर्ज हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। मंकी पॉक्स का सबसे पहला मामला अफ्रीका में आया था। वहीं पिछले साल 14 सितंबर 2022 को ग्लोबल लेवल पर 103 देशों में मंकी पॉक्स के मामले दर्ज किए गए। अफ्रीका के बाद पाकिस्तान पहुंचा मंकी वायरस। भारत को इससे कितना खतरा, देखते रिपोर्ट में।
पाकिस्तान ने विदेश से पाकिस्तान आने वाले लोगों में मंकी पॉक्स के पहले 2 मामलों का पता लगाया है। इस बात की जानकारी मंगलवार को पाकिस्तान के राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा विनियम और समन्वय मंत्रालय ने दी। इससे पहले मंकी पॉक्स का सबसे पहला मामला अफ्रीका में आया था। वहीं पिछले साल 14 सितंबर 2022 को ग्लोबल लेवल पर 103 देशों में मंकी पॉक्स के मामले दर्ज किए गए थे। इनमें 59,179 मामले दर्ज किए गए हैं। इस दौरान 136 लोगों की मौत हुई थी। इसमें इंसान को बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, पीठ दर्द, कम ऊर्जा, सूजन की शिकायत होती है। हाल के दिनों में भारत में कोरोना के मामलों में तेजी देखी गई है। इसकी वजह है भारत को भी विदेश से आने वाले लोगों की हर तरीके से जांच करने की जरूरत है। इनमें से अधिकांश मामले यूरोप, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका में सामने आए थे। भारत में भी पिछले साल 2022 में मंकी पॉक्स का मामला सामने आया था। मंकी पॉक्स वायरस एक वायरल बीमारी है जो ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस की एक प्रजाति से पैदा होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मंकी पॉक्स या एमपॉक्स में त्वचा पर लाल चट्टे या म्यूक्सुल घाव हो जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GST। जो बाइडेन ने जहां दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने की घोषणा की है, वहीं उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी कहा कि वो भी दोबारा उपराष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ेगी। अमेरिका में 2024 चुनाव में क्या होंगे चुनावी मुद्दे, देखते हैं रिपोर्ट में। जो बाइडेन ने दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने की घोषणा की है, वहीं उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी कहा कि वो भी दोबारा उपराष्ट्रपति पद की रेस में रहेगी। साल 2020 में 58 साल की कमला हैरिस देश में पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी थी। इसके साथ ही वो पहली अफ्रीकी अमेरिकी और एशियाई अमेरिकी मूल की उपराष्ट्रपति थी। उन्होंने ट्वीट करके घोषणा की है कि वो दोबारा चुनाव लड़ेगी। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि एक अमेरिकी होने के नाते हम स्वतंत्रता और अधिकार में विश्वास रखते हैं। हमें विश्वास है कि हमारा लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा जितना हमारी उसके लिए लड़ने की इच्छा है। इसी वजह से जो बाइडेन और मैं दोबारा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अमेरिका में 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वीडियो में कहा कि गर्भपात का अधिकार, लोकतंत्र की रक्षा, मतदान का अधिकार और सामाजिक सुरक्षा 2024 में चुनाव के उनके सबसे अहम मुद्दे होंगे। उन्होंने कहा कि मतदाताओं के पास यह विकल्प होगा कि वो अगली पीढ़ी को अधिक या कम स्वतंत्रता और अधिक या कम अधिकार देना चाहते हैं।